हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2025 का कैलेंडर जारी हो गया, यानी आने वाले 2025 में एसएससी के लगभग हर एक वैकेंसी आने वाली है। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, आरआरबी एनटीपीसी चल ही रहा है, सब लोगों को पता है। कहने का मतलब जो भी जनरल साइंस होती है हमारी, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनरल साइंस में आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजी के एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की। आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी 2025 में आने वाले एग्ज़ाम हैं सब के लिए ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। और ये खास तौर पे वो प्रश्न हैं, खास 50 प्रश्न जो आपके एसएससी एमटीएस 2022 में पूछे गए थे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रत्व वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। कहने का मतलब कह रहा है परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को फिर ब्लैंक दिया के रूप में नामित किया जाता है। उनको क्या नाम दिया जाता है? पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, फिर लिखा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और फिर लिखा है ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कहने का मतलब ये परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? पहला ऑप्शन लिखा है रोटी, इस पर उग सकता है, बिल्कुल बात सही। दूसरा लिखा अचार, इस पर भी उग सकता है। फिर लिखा चमड़ा, इस पर भी उग सकता है। और फिर लिखा कपड़े, इस पर भी। कवक का मतलब होता है फफूंदी। अब आप खुद समझिए, फफूंदी जो लग जाती है वो कहाँ कहाँ, रोटी में भी लग जाती, ज़्यादा दिन रखी रहेगी तो अचार में भी फफूंदी पड़ जाती है, सब लोग जानते हो, चमड़े में भी और कपड़े में भी, यानी चारों इसके पॉइंट सही हैं। अब हम लोग विकल्प देखते हैं। पहला लिखा है पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें चौथा नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ केवल पहला दूसरा, ये भी गलत। फिर लिखा पहला तीसरा, ये भी गलत। और फिर लिखा पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी जो कवक होता है आपका वो रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े सब पर उग सकता है। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपने नहीं लाइक किया तो फटाफट से लाइक ज़रूर कर दीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर का सामान्य तापमान फिर ब्लैंक दिया होता है, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसका सामान्य तापमान कितना है होता है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर लिखा है 31 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 34 डिग्री। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान पूछा गया और ये दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तब आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि जो आपके ताप के मात्रक हैं, ध्यान से समझिए बात को, ताप के मात्रक होते हैं पूरे 5। कितने होते हैं? 5। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है रैंकिन, एक होता है र्यूमर। तो 5 पूरे तापमान के मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन। ठीक, अब आप ये समझिए, आपसे यहाँ तो ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया, बाई चांस डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ दे या केल्विन में पूछ दे, तो उसके लिए देखो ध्यान से, एक फार्मूला होता है C/5 इक्वल F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक, ये फार्मूला होता है, होते और भी हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं, आप इन 3 को अच्छे से समझिए। यानी अगर आपको किसी भी वस्तु का या मनुष्य का किसी का भी आपको अगर टेम्परेचर निकालना है, जैसे C/5 F-32/9 K-273/5, यानी डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे मनुष्य के शरीर का जो तापमान है कितना दिया गया? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछ दिया जाए कि यही आप फ़ारेनहाइट में बताइए कि मनुष्य का टेम्परेचर शरीर का कितना होता है। अब देखो, ऐसा हल करने के लिए तो आप ये तो जानते हो, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है कितना होता है? 37। तो आप इस सी की जगह पर यहाँ पर आप 37 रख दीजिए और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। जो भी मान आएगा वो होगा फ़ारेनहाइट में। आता कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ये भी आप बात रखो कि जो डॉक्टर होते हैं जब हम लोग अपना बुखार का टेम्परेचर चेक कराने जाते हैं तो वो जो थर्मामीटर होता है वो मापता है आपका किसमें, फ़ारेनहाइट में। बहुत से लोग ये गलती कहते हैं, पूछते हो कितना बुखार, तो कहते हैं 101 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो आप 101 डिग्री सेंटीग्रेड में मर जाएगा व्यक्ति, नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो होता है आपका फ़ारेनहाइट में। मात्रक पर विशेष ध्यान। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं 101 बुखार था, तो ये तो चल सकता है 101 या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन अगर किसी ने सेंटीग्रेड बोल दिया तो समझ लो काम गलत। 100 डिग्री में जल उबलने लगता है, आपका खौलने लगता है, 101 में आदमी मर जाएगा। समझ गए बात को। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ध्यान से समझो। जैसे हमने आपसे कहा ये C बटे, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से समझो, C/5 इक्वल F माइनस 32/9। अब हमने आपसे कहा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा, तो C की जगह कितना रख दीजिए आप, 37/5 इक्वल ये हो जाएगा F माइनस 32/9। ठीक, आप नोटबुक में साथ से नोट कीजिए, या जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो आप नोटबुक में इसी प्रकार की इसकी कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। अब होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 9 को गुणा 37 में कराओगे तो 9 × 7 63 हो जाएगा, 3 हासिल 6 हो जाएगा, फिर 9 × 3 27, 27 और 6 कितना होता है 33, तो यहाँ 333 आ जाएगा। ठीक, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो उधर हो जाएगा 5F माइनस 32 को गुणा 5 में करोगे तो 5 × 2 10 यानी 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 × 3 15 और 1 हासिल का 16, यानी आ गया 333 इक्वल 5F माइनस 160। अब इसको यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। अब जब आप 160 इधर लाओगे तो 333 प्लस 160 हो जाएगा, और इक्वल में क्या है 5F। अब 333 और 160 को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 493 इक्वल 5F। आप इतने में ही समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इक्वेशन आपकी आ गई, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। आपका आ गया 5F इक्वल 493। अब F 5 का आप इसमें भाग दीजिए, तो जब काटोगे तो F इक्वल इधर साइड में देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 45, कितना बचा 4 43 हो गया, 5 8 40, 3 बचा 30 हो गया, और 6 5 6 30। समझ गए ना बात को। कहने का मतलब जब आपने 5 से 493 को काटा तो 98.6, अब ये आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो मनुष्य के शरीर का जो साधारण ताप होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब भी बुखार होता है हम लोगों को तो इसी में टेम्परेचर आगे बढ़ता है, यानी फ़ारेनहाइट में। तो ये है इसकी कैलकुलेशन। अब किसी का भी आपसे पूछे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि सामान्य ताप डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 37। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे ही अगर केल्विन में निकालना हो तो उसी फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। कह रहा है कौन सा वो विटामिन है जो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन C, फिर लिखा है विटामिन B, फिर लिखा है विटामिन A, विटामिन D। तो इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा, यानी विटामिन A। जो विटामिन A होता है वो त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा है, जीव विज्ञान में फिर IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो देखो समझ लो आप, बायोलॉजी में IVF का मतलब होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, F का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। अब आप ऑप्शन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ढूंढिए, किसमें लिखा है, इसमें नहीं है, इसमें B में है, तो B इसका सही हो जाएगा। समझ गए बात को। देखो एक पॉइंट भी अगर आपको सही से याद है किसी भी क्वेश्चन का, जैसे जीव विज्ञान में कह रहा है IVF का शब्द पूर्ण रूप क्या है, तो IVF में जो F होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं है, ना तो C में ना तो D में, बाकी आपको नहीं भी पता है तब भी काम चल जाएगा। वैसे आप पूरा याद कर लीजिए कि जीव विज्ञान में IVF का होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर बात, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे ब्लैंक कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन और 10th स्टैंडर्ड का है एक तरह से। लिखा पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कहते हैं, तो सब लोग जानते हो पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव्य नहीं होगा, फिर लिखा है जैंथोफिल नहीं होगा, फिर लिखा है क्लोरोफिल। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। फिर लिखा है क्लेडोफिल, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपके 10th लेवल के हैं, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखो विटामिन सी जो है आपकी, ये हमेशा खट्टी चीज़ों से ज़्यादा मिलता है। अब देखो नींबू, खीरा, आलू और गाय का दूध, इनमें आपको खट्टी चीज़ कौन सी दिख रही है, तो नींबू सही हो जाएगा। ठीक, जरूरी नहीं ऑप्शन में नींबू दे, कोई भी नींबू की जगह पर खट्टी चीज़ दे सकता है। तो आपको फोकस क्या करना है, जो विटामिन सी होता है वो खट्टी चीज़ों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, लिखा है कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में। बाकी इसका 4 ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए होंगे, वहाँ चेक करते हैं। फिलहाल में आप याद कर लीजिए क्या कि कोशिका के कह रहा किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो वो होता है आपका केंद्रक में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या इसके ऑप्शन क्या लिखा। पहला ऑप्शन लिखा है कोशिका द्रव, फिर लिखा केंद्रक, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। तो उधर ही हमने बता दिया था क्या कि केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, लिखा हुआ है कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी। पहला ऑप्शन लिखा है पायरेनकाइमा, फिर लिखा है कोलेनकाइमा, फिर लिखा है फ्लोएम, फिर लिखा है जाइलम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपने कक्षा 10 में बायोलॉजी में पढ़ा होगा। कह रहे कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तने और पत्तियों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी, तो वो होता है जाइलम। जाइलम का काम होता है कि ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के काम आता है। कौन, जाइलम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लिखा हुआ सर्वप्रथम कार्क की कोशिकाओं की खोज फिर खालिस्तान ने 1665 में की थी। तो कार्क के कोशिकाओं की खोज की थी आपने किसने, रॉबर्ट हुक ने। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा एडवर्ड जेनर, गलत हो जाएगा। फिर लिखा रॉबर्ट हुक, बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कार्क की कोशिकाओं की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लिखा हुआ फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है। पहले लिखा है ब्रायोफाइट, फिर लिखा है फाइनरोगैम, फिर लिखा है टेरिडोफाइट और फिर लिखा है थैलोफाइट। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी टेरिडोफाइट। कह रहा है फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है, तो वो है टेरिडोफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, लिखा है कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लीजिए। कह रहा है ऐसा कौन सा अम्ल है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो वो होता है आपका HCl। ठीक, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन फिलहाल में, लिखा है नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, फिर लिखा है बोरिक अम्ल ये भी नहीं होगा, फिर लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल सही है, हिंदी में लिख दिया गया है, और यूरिक अम्ल नहीं होगा। कहने का मतलब हमने यहाँ पर आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख दिया, यानी इसका फार्मूला लिख दिया क्या, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। यह एक ऐसा अम्ल होता है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु हो तो उनको मार देता है या नष्ट कर देता है। ठीक, इसी को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, उससे कंफ्यूज नहीं होना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, लिखा है बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत में निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। यानी बैलेनोग्लोसस है प्राणी जगत में निम्नलिखित में कह रहा है किस संघ से संबंधित है। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हेमिकार्डेटा, फिर लिखा है एकाइनोडर्मेटा, फिर लिखा है मोलस्का और फिर लिखा है आर्थ्रोपोडा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेमिकार्डेटा। फिर से समझ लीजिए बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में कह रहा है किस संघ से संबंधित है, तो वो हेमिकार्डेटा संघ से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, लिखा हरे एवं कोमल तने वाले पौधे फिर ब्लैंक दिया कहलाते हैं। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, पहला लिखा है वृक्ष, फिर लिखा है झाड़ियाँ, फिर लिखा है शाक और फिर लिखा है आच्छादन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, उनको कहा जाता है शाक। क्या कहा जाता है, शाक। यानी हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाक कहते हैं या शाक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, लिखा हुआ दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है N2O का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, N2O, और इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। पहला लिखा हीलियम नहीं होगा, फिर लिखा नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और आगे लिखा आर्गन नहीं होगा, रेडान नहीं। यानी दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में N2O गैस और इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यानी MTS में आपके क्या किया गया है, गैसों का नाम, ठीक, या किसी अम्ल का नाम, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन मिला था तो उसमें क्या किया गया, हिंदी में इनके नाम लिखे गए। बाकी आप फार्मूले भी ध्यान दीजिए, उनको भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, लिखा जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं कहलाते हैं। ठीक, पहला लिखा किशोरावस्था बिल्कुल सही, यही हो जाएगा। फिर क्लोनिंग, नवोदित
और परिपक्वता। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी किशोरावस्था। कहने का मतलब कह रहा है जीवन की वह अवधि, यानी कौन सी वो अवस्था होती है जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं, तो वो होती है किशोरावस्था, यानी जो हम लोगों की एज होती है, यानी 16-17 के बाद और 25 के पहले तक। ठीक, इस अवस्था को शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते माना गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं फिर खालिस्तान कहलाते हैं। पहला लिखा विषमपोषी, फिर लिखा स्वपोषी, फिर लिखा मृतजीवी, फिर लिखा प्रकाशपोषी। ध्यान से समझिए। देखो विषमपोषी पोषे, अब देखो क्लास 10th में आपने ढंग से पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो फिर से समझ लीजिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो पोषण आपके दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो आपका पोषण है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। क्लियर। स्वपोषी पोषण वे पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे, और विषमपोषी पोषण वो पोषण होते हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब अगर थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो विषमपोषी पोषण फिर आपके 3 से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यही आ जाएगा मृतजीवी, ठीक है ना, मृतजीवी पोषण होते हैं। ऐसे ही करके इनकी 4 वैरायटी, देखो इनको भी समझ लो ध्यान से। जो मृतजीवी पोषण होते हैं ये दूसरे शरीर में अंदर रहकर या शरीर के ऊपर रहकर बिना मारे उससे भोजन ग्रहण करते हैं। बात को समझो। जैसे हमारे बालों में जो जूं हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जूं। अब देखा होगा जूं जिसके बालों में होते हैं तो उसके अंदर रहकर या शरीर पर रहकर बिना उसको मारे उससे भोजन प्राप्त करते हैं, यानी खून चूसते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पानी में पाई जाती है जोंक, वो भी पैर में चिपक कर खून चूसती है, यानी जीव को बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करती है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के विषम जीवी का मतलब होता है या विषम पोषी पोषण का मतलब ही होता है कि दूसरों पर निर्भर रहना। मनुष्य भी साग सब्जियों पर दूसरों पर निर्भर रहता है। कुछ जंगली जानवर ऐसे होते हैं जैसे शेर चीता दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, ये उनको मार के खाते हैं। तो इस टाइप से कई वैरायटी, फिर जानते हो बायोलॉजी का कोई अंत नहीं है, डिटेल बढ़ती ही चली जाती। तो आप बेसिक समझ लीजिए। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते कई वैरायटी हैं, एक मार कर खाने वाले, एक दूसरे के शरीर में रहकर रहने, एक बना कर खाने वाले जैसे हम लोग मनुष्य। मृतजीवी समझा दिया, विषमपोषी, स्वपोषी। प्रकाशपोषी जो प्रकाश से भोजन प्राप्त करते हैं, जो प्रकाश की ऊर्जा से चलते हैं। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बायोलॉजी की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू किया जाए कि कंटिन्यू ना किया जाए, या और क्वेश्चन इसी टाइप से करा जाए। जो भी जैसा भी आपको लगे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषमपोषी, यानी वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते विषमपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। पहला लिखा है केंद्रक, फिर लिखा है कोशिका झिल्ली, ये तो दोनों होते हैं। रिक्तिका बिल्कुल सही, रिक्तिका नहीं होता है, और कोशिका द्रव ये भी होता है, यानी नहीं वाला पूछा गया। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है। तो कोशिका के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव भी होता है, रिक्तिका नहीं होती। तो नहीं वाला पूछा गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। पहले लिखा है गाल्जी का है, फिर लिखा है गुणसूत्र, फिर लिखा है हरित लवक, फिर लिखा है सूत्रकण का। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, गाल्जी का है। यानी कह रहे कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना, तो उसको कहते हैं गाल्जी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। कह रहा है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं। जेली के समान एक पदार्थ मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं। पहला लिखा प्लाज्मा, फिर लिखा कोशिका भित्ति, फिर लिखा कोशिका द्रव, फिर लिखा प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 21 नंबर लिखा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। यानी जो एक निमोनिया रोग होता है
कह रहा है मानव शरीर में इस निमोनिया रोग से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। पहला लिखा है फेफड़ा, फिर लिखा है वृक्क, फिर लिखा है हृदय और फिर लिखा है मूत्राशय। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी फेफड़ा। यानी जब कभी किसी मनुष्य को निमोनिया रोग हो जाता है तो इससे उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है मर्चेंटिया, फिर लिखा है स्पाइरो गाइरा, फिर लिखा है कारा और फिर लिखा है क्लेडोफोरा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। तो देखो थैलोफाइटा का उदाहरण आपका स्पाइरोगाइरा भी होता है, क्लेडोफोरा भी होता है और कारा भी होता है। तो मर्चेंटिया ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया था, ध्यान दो जरा। यानी थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, लिखा है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। ठीक, तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। लिखा है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। बिल्कुल सही, पहली बात बिल्कुल सही लिखी, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे लिखा यह सामग्री के भंडार संग्रह की तरह काम करती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर लिखा यह कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मदद करती है, ये भी नहीं होगा। ये कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट इसका सही हो जाएगा, यानी यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। कौन? कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिए, कई बार ये एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लिखा है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, फिर ब्लैंक दिया है, कहलाता है। यानी भ्रूण की वह अवस्था कौन सी है जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सकती है। पहला लिखा है युग्मनज, फिर लिखा है गर्भाशय, फिर लिखा है गर्भ और फिर लिखा है डिम्बोत्सर्जन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गर्भ। यानी भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसको गर्भ कहते हैं या गर्भ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, लिखा हुआ है पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। फिर से पढ़ लीजिए, पहले ही ब्लैंक दिया है, फिर कह रहा है ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। यानी जैव विकास की अवधारणा को द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया वो कौन व्यक्ति थे। देखते हैं इसका ऑप्शन, पहला लिखा हुआ एडवर्ड जेनर, फिर लिखा है अरस्तु और फिर लिखा है चार्ल्स डार्विन और फिर लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चार्ल्स डार्विन। यानी चार्ल्स डार्विन की ही ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने इस पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, लिखा है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है कार्बनिक अम्ल, फिर लिखा है ऑक्सैलिक अम्ल, फिर लिखा है टार्टरिक अम्ल, फिर लिखा है एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ऑक्सैलिक अम्ल। कह रहा है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन के, फिर लिखा है विटामिन बी, फिर लिखा है विटामिन सी। तो इसका ऑप्शन विटामिन सी यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, तो आयरन के अवशोषण को विटामिन सी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, लिखा है इस टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, फिर ब्लैंक लिखा से स्रावित होता है। यानी छोटी आंत से, बड़ी आंत से, अग्नाशय से, आमाशय से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अग्नाशय से। कहने का मतलब कह रहा है इस टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, पहले ब्लैंक लिखा है, फिर लिखा है प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा है ब्लैंक, फिर प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। पहला लिखा है धमकी दी गई, फिर लिखा है गंभीर रूप से लुप्तप्राय, फिर लिखा है लुप्तप्राय, फिर लिखा है स्थानिक। यानी वो कौन सी प्रजातियां हैं, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी स्थानिक। यानी स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं
जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। दंत क्षय का मतलब होता है जो दांत गिर जाते हैं। यदि दांत किसी व्यक्ति के गिर रहे हैं या उस दंत क्षय को कम करना है तो टूथपेस्ट यानी जो मंजन होता है उसमें क्या मिलाया जाता है। पहला लिखा है लौह, फिर लिखा है कोबाल्ट, फिर लिखा है फ्लोराइड और फिर लिखा है मॉलिब्डेनम। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा यानी फ्लोराइड। यानी दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग कमी होता है विटामिन बी से। ठीक, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये जरूर आपको तैयार करना है। तो विटामिन B1 की कमी हो जाएगी यदि किसी व्यक्ति के अंदर, तो उससे क्या होता है बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है सूखा रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है स्कर्वी। तो ये सब आप तैयार कर लीजिए। विटामिन B1 से बेरी बेरी, विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन सी से स्कर्वी और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ठीक, आपको भी कुछ अपनी तरफ से चीज़ें तैयार करनी है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है या कौन सा रोग होता है। फिलहाल में इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर में लिखा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, फिर ब्लैंक लिखा कहलाता है। पहला लिखा अलैंगिक जनन, फिर लिखा इन विट्रो निषेचन, फिर लिखा बाह्य निषेचन, फिर लिखा है लैंगिक जनन। तो देखो ध्यान से समझो, कह रहा है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी एक ही जीव के द्वारा जीव उत्पन्न हो जाना या जनन हो जाना, तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है ना, यानी अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेता है और वह जनन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यानी सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। पहला लिखा है सूर्य, फिर लिखा है वायु, फिर लिखा है मिट्टी, फिर लिखा है पानी। तो सब लोगों को पता है बिना सूर्य के जीवन संभव नहीं है, बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। तो वायु और पानी के बिना भी नहीं, लेकिन इन ऑप्शनों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सूर्य कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो वो है आपका सिर्फ और सिर्फ सूर्य। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर लिखा हुआ ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, फिर ब्लैंक लिखा है कहलाती हैं। कह रहा है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उनको क्या कहते हैं। पहला लिखा है गाल की कोशिकाएं, ये नहीं होगा। फिर लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं कौन, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केवल केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, तो उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। बाकी ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ तक होगा 34 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर लिखा है वो फूल के अंतरतम भाग को फिर ब्लैंक दिया कहा जाता है। यानी फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, लिखा बादल नहीं होगा, पुंकेसर ये भी नहीं होगा, पंखुड़ियाँ ये भी नहीं होगा, स्त्री केसर बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्त्री केसर। यानी फूल के जो अंतरतम भाग होता है उस भाग को स्त्री केसर कहते हैं या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर अगला 36 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता होती है। पहला लिखा लवक अनुपस्थित होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा लवक अनुपस्थित होता है जबकि लवक उपस्थित होता है। उसमें लिखा हरित लवक अनुपस्थित होता है, ये भी उपस्थित होता है। फिर लिखा छोटी केंद्रीय रसधानी, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो तीनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। मतलब समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। 3 ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट स्लाइड में इसका चौथा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो बिल्कुल बात सही है। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। क्या लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं। पहला लिखा है महामारी, फिर लिखा है जलांतक, फिर लिखा है हैजा, फिर लिखा है मोतीजरा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जलांतक। यानी जलांतक जो होता है वो जीवाणु रोग नहीं है। क्वेश्चन देखिए 38 नंबर पहले ही खालिस्तान दिया। फिर लिखा एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। क्या लिखा हुआ एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन है। पहला लिखा है उत्पत्ति, फिर लिखा है कैरियोकिनेसिस,
फिर लिखा है सेप्सिस और फिर लिखा है साइटोकाइनेसिस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। लिखा हुआ है कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण फिर को कहते हैं, यानी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के जो ऊर्ध्वाधर वितरण है उनको क्या कहते हैं। पहला लिखा है अपघटन, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है जैववर्धन, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है सह विकास, ये भी गलत हो जाएगा। फिर लिखा है स्तर विन्यास, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी स्तर विन्यास। विभिन्न स्तरों पर, नाम यहीं से समझो आप, यहाँ स्तरों पर पूछा गया, यहाँ भी वर्ड क्या लिखा है स्तर, यानी विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, स्तर विन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। लिखा हुआ पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति फिर ब्लैंक दिया द्वारा की जा सकती है, यानी पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति किसके द्वारा होती है। लिखा है पहला ऑप्शन केवल मिट्टी और जल, केवल मिट्टी और वायु, मिट्टी जल और वायु। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। 41 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है, नहीं वाला पूछा गया है। पहला लिखा है मधुमेह, फिर लिखा है चेचक, फिर लिखा है खांसी जुकाम, फिर लिखा है क्षय रोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी संचारी रोगों का उदाहरण मधुमेह नहीं है आपका। बाकी ये तीनों संचारी रोगों के उदाहरण है, चेचक भी है, क्षय रोग भी है, खांसी जुकाम। क्षय रोग को जिसको हम लोग कहते हैं टीबी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए मधुमेह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फिर से समझ लीजिए, गलत वाला कथन बताना है आपको। पहला लिखा है क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से ही बने होते हैं। दूसरा लिखा जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, ये गलत हो जाएगा, यानी इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा क्योंकि जानवरों में कह रहा है कोशिका भित्ति मौजूद होती है जबकि जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं होती और आपको गलत वाला ही बताना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पढ़ लेते। लिखा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट सही लिखा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट समझिए आप। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, तब उसका आपका आंसर हो जाएगा पावर हाउस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला लिखा कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा घुमा के कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा कि कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। और क्रोमोसोम किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो क्रोमोसोम आपका प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट हमारे कवर हुए, लेकिन इसमें पूछा गया था गलत वाला और लिखा है जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम हैं। देखते हैं ऑप्शन इसका। पहला लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, फिर लिखा है टेरिडोफाइटा, फिर लिखा है जिम्नोस्पर्म, फिर लिखा है थैलोफाइटा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जिम्नोस्पर्म। मतलब कहने का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम होते हैं, यानी कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है, यानी नीचे जो आपको 4 विटामिन दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में, कह रहा है उसमें से कौन सा विटामिन है जो देखने में या देखने की क्षमता में अहम भूमिका निभाता है। पहला लिखा है विटामिन डी, फिर लिखा है विटामिन ए, फिर लिखा है विटामिन सी, फिर लिखा है B1। तो विटामिन ए इसका सही हो जाएगा, यानी आँखों के लिए या देखने की क्षमता में अहम भूमिका विटामिन ए निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन लिखा चूहा, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत में फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका चूहा। नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपके नेक्स्ट स्लाइड में दिए जाएंगे। यहाँ पर लिखा कबूतर, ये नहीं होगा, तो देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन लिखा मगरमच्छ नहीं होगा, मुर्गी है फिर, यानी उसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 46 नंबर। लिखा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में फिर ब्लैंक दिया नामक प्रक्रिया द्वारा
निकलता है, यानी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो निकलता है ये कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन देखो दिया गया है लताएं, फिर लिखा है शिरा विन्यास, फिर लिखा है परिवहन और फिर लिखा है वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यानी वाष्पोत्सर्जन। यानी पौधों से पत्तियों से पानी निकलना ये वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। नाम से समझो वाष्प का उत्सर्जन, इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये निकल के आता क्या, वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है ना। वाष्प यानी पानी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में जो बाहर निकलती है वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आप नाम से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, लिखा है पत्ती के चपटे हरे भाग को, फिर ब्लैंक दिया, कहते हैं, यानी जो पत्ती के चपटा हरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं। पहला लिखा है मध्य सिरा, फिर लिखा है फलक, फिर लिखा है सिरा, फिर लिखा है पर्णवृंत। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी फलक। कह रहा पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण। पहला लिखा है फ्यूनेरिया, फिर लिखा है पाइनस, फिर लिखा है कारा और फिर क्या लिखा है टमाटर। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी टमाटर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृत बीजियों का एक उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है आपका टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा है कोशिका विज्ञान, फिर ब्लैंक का अध्ययन है, यानी कोशिका विज्ञान के अध्ययन। पहला लिखा है ऊतकों, फिर लिखा है वंशाणुओं, फिर लिखा है कोशिकाओं और फिर लिखा है हरित लघुओं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कोशिकाओं, यानी कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है। आप नाम से ही समझो, कोशिका विज्ञान कह रहा है किसका अध्ययन है, तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का ही अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। यानी जो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है पिंडन निरोधक कारक, दूसरा लिखा है प्रतिजैविक, फिर लिखा है रोग प्रतिकारक, फिर लिखा है स्कंदन रोधी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी स्कंदन रोधी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं स्कंदन रोधी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जितना हो सके उसमें शेयर कीजिए। और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे, खास तौर पे इसमें एक सीरीज़ चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम क्रैकर प्लेलिस्ट, उसका नाम ही है एग्ज़ाम क्रैकर, यानी उसमें हर टाइप के आपको जीके का प्रश्न, जीएस का प्रश्न और फिजिक्स के जो खास इंपॉर्टेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, एग्ज़ाम क्रैकर प्लेलिस्ट, उसका हर एक वीडियो आप ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।